यार अब ये सब तो करके रखना चाहिए यार, मतलब इतना टाइम लग रहा है यार, समय बहुत कीमती है भाई साहब। क्या है अभी रिवीजन की जरूरत पड़ गई तुमको तुरंत 2 क्लास में ही? क्या है प्रॉब्लम आ रहा है? आंसर की दे देंगे, ये एक बात है, पॉइंट वाली बात किया करो। अभी जब हम पूरा पढ़ाए ही नहीं है तो सब कैसे बन जाएगा? उसमें ऐसे भी सवाल हैं जो अभी हम पढ़ाए ही नहीं है। जादू मत बताया करो यार तुम लोग, ऐसे करोगे? हैं? हाँ भैया, ये देखो लास्ट वाली क्लास की स्लाइड है, याद है ये? अरे याद है? हाँ भैया चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इसमें हमने क्या कैपेसिटेंस का डेरिवेशन निकाला था, डायमेंशन निकाला था ना। इसके बाद क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन है उनका यूनिट नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? थोड़ा समय से आया करो भाई। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट है उनका डायमेंशन होगा, ट्रू और फॉल्स? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट है उनका डायमेंशन भी होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? दो ऑप्शन है ना आपके पास, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनका कोई डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन नहीं है उनका यूनिट भी नहीं होगा। अरे, जिनका डायमेंशन नहीं है उनका यूनिट नहीं होगा। जो डायमेंशन लेस है क्या वो यूनिट लेस होगा? नहीं होगा। जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस भी होगा, पक्का ना? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे इसमें? जिसका कोई यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन नहीं हो, लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो सकता है। सिंपल यही तो पढ़े थे यार, कितनी साधारण साधारण चीजें, इसमें भी तुम लोग को डाउट आ जा रहा है। ये क्लैरिटी था? अच्छा, इसके बाद ये सवाल में क्लियर है सबको भाई? पक्का ना? अच्छा, ये सवाल हमको दिखता डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन होता, इसमें क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? 1 सेकेंड ना? हाँ चल, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा? कहां पर? यहां पे 1 सेकेंड स्क्वायर क्यों किए हैं? ये तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको करके दिखा देंगे, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए यहां पर n किस में है? सेकंड में है। ये भी किस में है? सेकंड में। तो पूरा क्या बना? सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या बनना चाहिए? सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं लिखे, ये ऐसा होता ही है। क्लैरिटी है? जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको इसका पूरा एप्लीकेशन सिखाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सवाल समझ आया था? क्या इसमें आर के ऊपर स्क्वायर लगा देने की वजह से ये सवाल इनकरेक्ट हो गया था? अगर मैं स्क्वायर हटा देता तो क्या डायमेंशनली करेक्ट हो जाता? अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पढ़े थे डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अरे पढ़े थे ना? इसमें क्या था कि दो सिमिलर डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या? एलएचएस इक्वल्स टू। तीसरा, किसी भी टर्म के ऊपर कुछ पावर होगा तो उसका कोई डायमेंशन, पावर का कोई डायमेंशन, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसका कोई डायमेंशन। दोनों पावर अलग अलग है, इसको घात बोलते हैं, जान रहे हैं ना सर? ठीक है, आप ही का डाउट था ये, खा लीजिए, पेट वेट भर जाए तो बताइएगा।
कह रहा कल क्लास के बाद डाउट में कह रहा सर आपने तो कहा था पावर का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। तो मजा आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर और उनको ये पावर और कॉन्वेक्स लेंस का पावर सेम समझ आ गया था। वाह, उपलब्धि है। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन के आगे कोई फंक्शन लगा रहेगा तो उसका भी कोई डायमेंशन, लॉग के साथ कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन का कोई डायमेंशन। ये सवाल समझ आया था। अगला सवाल, इसका अगला सवाल, बढ़िया। ये सवाल क्लियर हुआ था? चलिए बहुत बढ़िया। ये भी सवाल पक्का? इसके बाद एक और सवाल कराए थे, यहां तक क्लियर था? तो आज हम पूरा डायमेंशन खत्म करेंगे। डायमेंशन खत्म करने के बाद आप घर जाइएगा, जो 50 क्वेश्चन का शीट था, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहले से पढ़ भी रखा होगा उन्होंने लगा लिया होगा, जिसका नहीं लगा होगा आज के बाद सारे सवाल लग जाएंगे। अगर आज के बाद भी सवाल नहीं लगते हैं तो आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो नंबर नहीं दिया क्या मैंने? बस एक ही कंडीशन है भाई, नंबर दे रहे हैं, परेशान मत करना बस। ठीक है, कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग और दुनिया भर का इमोशनल मैसेज, सर हम बहुत परेशान हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो सामने से आके बात करेंगे। क्लैरिटी है ना? हाँ चलिए। क्या कह रहा? हाँ क्या हुआ? क्या कह रहे? तेज बोलो। 11 नंबर लिखा, पागल गिनतियों ना होता का? हाँ अच्छा, पूरा नंबर में 11 है। अच्छा ओके, हाँ सही कह रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक सवाल ये लगाए थे, अरे लगाए थे ना, क्लियर हुआ था? एन नॉट का डायमेंशन m की पावर 1/2 कैसे है? घर जाके पढ़े थे कि नहीं? फिजिक्स पढ़े थे ना घर जाके? हाँ, रोज का रोज फिजिक्स पढ़ेंगे तभी नंबर आएगा। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज फॉर्मूला फॉर्मेशन। क्या है भैया? फॉर्मूला फॉर्मेशन। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक मेन फैक्टर जो आपको निकालना होता है और एक दूसरा और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो फैक्टर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? चलिए समय के साथ समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ खेलेंगे, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। कौन जाग गया भाई? होगा कोई यार, छोड़। फॉर्मूला फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला फॉर्मेशन की बात करी जाए तो देखिए, एक मान लीजिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि ये एक बॉल है, क्या है भैया? बॉल। इस बॉल का मास कितना है? m। ये एक रस्सी से जुड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है, और ये एक प्लेन टेबल पर v रफ्तार से गोल घूम रहा है। कितनी रफ्तार से? v रफ्तार। तो क्या इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगा? अरे तनाव आएगा कि नहीं? सोच के बताओ। कुछ ना कुछ तो टेंशन इस रस्सी के अंदर आएगा। अरे क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन आ रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मास पर, लेंथ पर और रफ्तार पर। मास पर, लेंथ पर और रफ्तार पर। मेरी बात समझ आ रही है सबको? चलो, तो हम ऐसे लिखेंगे, टी टेंशन जो है, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, ये बात जानते हो? रस्सी में टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, सबको क्लैरिटी है इस बात का? इधर भाई, इधर बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। ये डिपेंड कर रहा है मास पर, किस पर? दूसरा लेंथ पर, तीसरा रफ्तार। अरे क्लियर है कि नहीं है? बात समझ आ रही है? यस सर। हमसे कहा गया कि इसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करिए। अरे बात समझ आ रही? ये फैक्टर आपको हमेशा दिया हुआ मिलेगा। अब जब आप इसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या? के सी, जो मान लो के लिख लेते हैं, ठीक है। m की पावर a, m के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल हो सकता है, 1/2 हो सकता है, अपने को कुछ भी पता। तो हमने क्या कर दिया, m की पावर a, लेंथ की पावर और v की पावर c। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्लैरिटी है? अब इसके बाद स्टेप 2, सबका डायमेंशन लिख देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? सबका डायमेंशन। चलो भैया डायमेंशन लिखो। टेंशन का डायमेंशन क्या होगा? mlt माइनस 2, mlt माइनस, अरे के का डायमेंशन अपने को पता है क्या? नहीं, के तो कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट है। अरे बात समझ आ रही?
याद रखिएगा कि डायमेंशंस में इस के का ज्ञान हमको नहीं हो पाता है। अरे बात समझ आ रही? और डायमेंशंस इस के को तभी जस्टिफाई कर पाता है जब ये के कोई नंबर होता है। क्लैरिटी है? अभी समय के साथ आएगा। अगर ये के कोई फिजिक्स का कांस्टेंट बन गया तो उसको ये डायमेंशन जस्टिफाई नहीं कर पाए। क्लैरिटी है? हम जो कह रहे हैं वो पहुंच रहा है? ये के किसी ना किसी तरह का नंबर है। कांस्टेंट तो है ही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन ये कोई ना कोई नंबर है। बात समझ रहे हैं? पक्का क्लियर हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो mlt-2। अच्छा यहां के को ऐसे रहने दो। मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन रेस टू द पावर एल का डायमेंशन रेस टू द पावर, अच्छा v का डायमेंशन lt माइनस रेस टू द पावर। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब करना क्या है, मास वाले को एक साथ, एल वाले को एक साथ और टी वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है? कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी इनिशियल स्टेज पे हम सब लिखेंगे। यहां क्या है? mlt-2। यहां पर देखिए के तो कांस्टेंट था, क्या m एक ही है? m की पावर कितना है? 1। m की पावर पूछा हूं, m की पावर होल की पावर, होल की पावर, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू 1 क्या होगा? a। और कहीं m बचा है क्या? और कहीं m बचा है? अच्छा l कहां कहां है? यहां l की पावर कितना है? उसकी पावर, तो क्या b हो जाएगा यहां पर? और यहां l की पावर कितना है? 1 की पावर c, तो क्या c हो जाएगा? और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पावर ऐड हो जाता है? और t की पावर कितना है? माइनस c। t की पावर कितना है? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? झूठ तो नहीं बोल रहे भाई? पक्का ना? चल अब ध्यान दे सुन। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो यहां मास की पावर कितना है? A। कहां है? कितना है? A। और यहां कितना है? तो A इक्वल्स टू क्या होगा? साधारण है? कठिन लग रहा है क्या? टाइम पास चीज है यार। यहां L की पावर कितना है और यहां कितना है? तो क्या लिखोगे? B प्लस सी बराबर 1। B प्लस सी बराबर, अच्छा यहां देखो तो T की पावर कितना है? T की पावर कितना है? तो माइनस सी किसके बराबर होगा? क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? क्या सी का वैल्यू 2 आ गया? क्या बी का वैल्यू निकाल सकते हो? क्या बी का वैल्यू यहां से अगर तुम देख -1 मिलेगा? समझ आ रहा है कैसे? अरे सी की जगह हमने 2 रख दिया और बी प्लस सी कितना है? 1। कितना है? सी की जगह 2 उधर जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 1 में से -2 घटाओगे तो -1 ही बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, अरे क्लैरिटी है? अब बी का वैल्यू, अब ए बी सी की वैल्यू उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में रख देना। रख दे भाई, क्या मिलेगा देखो तो, रखो तो देखो क्या मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा। टी इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है, एम की पावर 1, एम की पावर, बी की पावर कितना है? बी की -1, तो क्या उसको नीचे लिख ले? और सी की पावर कितना है, मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 2, तो वी की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या मिल गया? के एम बी स्क्वायर बाई एल। के का वैल्यू होता कितना है वैसे यहां पर? एम बी स्क्वायर बाई आर पढ़े हो ना फोर्स, तो भैया के 1 हो जाता है, याद रखेंगे। इस के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? तो डायमेंशन की एक कमी पता चली आपको यहां पर कि ये कांस्टेंट के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं देता, कोई भी ज्ञान नहीं देता, बट हाँ एक रिलेशन स्टैब्लिश करके आपको बता देगा। बोलिए क्लैरिटी है? अरे बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? चलें आगे बढ़े और एक दो सवाल देखा जाए। रुको 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 रुको, सीखो सीखो, लिखने का मौका मिलेगा, डोंट वरी, लिखने का मौका मिलेगा। जब मेरा करा हुआ तुम्हारे दिमाग में 100% घुसने लग जाए, मैं स्लाइड पीछे करूंगा, तुम आराम से नोट करना, लेकिन पहले सीखने पर विश्वास रखो। एकदम नहीं फटाफट पेन चला लिख ले, अरे लिख के कॉपी में रखने सिलेक्शन थोड़ी होगा, दिमाग में रखने से होगा ना यार। तो दिमाग में उतारते हैं पहले। देखो अब हम तुमसे कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, क्या भैया? सिंपल पेंडुलम की रस्सी कितनी है?
L। इस बॉब का मास कितना है, इस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है? अरे बात समझ आ रही? अब तुम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड समझते हो, जाएगा आएगा जाएगा फिर आएगा, इतनी देर में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बहुत घटिया एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ, हम कहें कि टाइम पीरियड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा? मास, और कौन सा? लेंथ, और कौन सा? क्लैरिटी है? पहले स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमको इसी का रिलेशन स्टैब्लिश करना है ना? तो अब क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहां लगाएंगे के, एम की पावर ए, एल की पावर जी की पावर, और टी की जगह फॉर्मूला क्या? MLT माइनस 2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। T इज द टाइम पीरियड, नॉट द टेंशन। सुनो ध्यान से, T क्या है? टेंशन है क्या T? गड़बड़ा गए सर, पिछले वाले में T टेंशन था, यहां T टाइम पीरियड हो गया। सवाल में हम बोले हैं 2 बार कि T इज टाइम पीरियड, लिखते समय भी बोले हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और कैसे चलना है भैया, थोड़ा जागे रहो। अरे क्लैरिटी है? तो टी का डायमेंशन क्या होगा? टी कितना होगा? अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, सर यहां तो एम है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, और यहां पे क्या हो जाएगा? टी। क्लैरिटी है? के का कोई ज्ञान अपने को नहीं है। मास क्या हो जाएगा? एम रेस टू दी पावर ए, एल की पावर, तो यहां एल की पावर कितना हो जाएगा? बी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन LT माइनस 2। अरे एक्सेलरेशन ही तो है यार, रेस टू दी पावर सी, रेस टू दी पावर, नहीं आया? पक्का भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, M0 L0 T, यहां K, M की पावर A, L की पावर B प्लस C, B प्लस C। क्लैरिटी है? और T की पावर, समझ आया? अब यहां कंपेयर करोगे तो A क्या मिलेगा? A क्या मिलेगा? A क्या मिलेगा? अच्छा, B प्लस C क्या मिलेगा? और -2C क्या मिलेगा? तो C का वैल्यू, B का वैल्यू, अरे C का वैल्यू -1/2 है, तो B का वैल्यू +1/2 होगा ना? अरे B इक्वल्स टू -C है ना यार? नहीं आ रहा है क्या? बहुत आसान है यार। अरे है कि नहीं है भाई? अब क्या करना है, ABC की वैल्यू ऊपर रख देनी है यार। कौन से वाले में? A में रख दोगे ना यार? तो देखो T इक्वल्स टू क्या मिलेगा? K M की पावर 0, M की पावर, L की पावर 1/2, 1/, और G की पावर -1/2। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? तो यहां से देखो T इक्वल्स टू क्या मिलेगा? K M तो गायब हो गया, किसी भी टर्म की पावर 0 वैल्यू, किसी टर्म की पावर 0 वैल्यू। L को क्या √L लिख सकते हैं, और G को क्या 1/√G लिख सकते हैं। तो क्या पूरे को अंडर रूट में लगा के L/G लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पक्का ना? अब सोचो, जिसको डायमेंशन आता होगा, जो साइंटिस्ट रहा होगा, जिसने डायमेंशन को अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा, वो सबसे पहला काम तो ये कर लेगा कि टाइम पीरियड का रिलेशन L और G से क्या है। बात समझ आ रही? अब उसके लिए बस एक चैलेंज रह जाएगा, क्या? K निकालना। वो तो ऑब्जर्वेशन से निकालेगा ना? अरे पक्का भैया, सब गणित से ही निकल जाएगा, तो फिजिक्स का कोई मतलब है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अरे बात समझ रहे हैं? अभी तक जो हम बताए, क्या बराबर पल्ले पड़ा? बराबर पल्ले पड़ा? पक्का यार? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? आ जाओ, अब एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, एकदम दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि एक बल्ब है, क्या है भैया? क्या है भैया? इसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से। ये बैटरी इसके अंदर कितना करंट दौड़ा रही है? आई। कितना करंट? कितना करंट? बहुत बढ़िया। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा? होगा ना? इस बल्ब का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये कितनी हीट जनरेट करेगा, ये क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर तक ऑन है।
फील कर पा रहे हो हम जो कह रहे हैं? एक बल्ब है, उसमें करंट दौड़ रहा है, वो ग्लो कर रहा है, तो गर्म तो हो ही रहा है ना यार, पक्का ना? तो जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा, जब तक वो फ्यूज ना हो जाए। दूसरी बात क्या है, उसका रेजिस्टेंस भी तो मायने में रखेगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से उसकी ब्राइटनेस होगी। और तीसरी बात, वो कितना हीट जनरेट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर तक चला है। अरे चला है ना? सो रहे हो यार तुम लोग क्लास में बैठ के, ऐसे करोगे यार? इतना इतना इसी वजह से मैं बोल बोल के पढ़वाता हूं कि कोई सो ना जाए, लेकिन फिर भी हाय हाय हाय, रात भर बतियाएंगे व्हाट्सएप पे, तो रात को तो नींद आएगा ही। चले जी, तो देखो हम कह रहे हैं कि हीट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? आई, दूसरा आर, तीसरा क्लैरिटी है। एच क्या है? हीट। आई क्या है? आर क्या है? टी क्या है? क्लियर है? पक्का भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। तो अब क्या करना भाई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के लगाएंगे, आई की पावर ए, आर की पावर और टी की पावर। क्लैरिटी है? क्या डायमेंशन लिखना स्टार्ट करें? अरे हीट का डायमेंशन कितना? ml2T-2। अरे एनर्जी है ना यार, बहुत बढ़िया। यहां के रख देंगे। आई का डायमेंशन ए की एटी, ए की एटी, ए की पावर ए। अच्छा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं रटा है तो निकाल लेंगे। क्या आर इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाई आई, वी बाई वी का क्या होता है? ml2T-3 a-1। अरे क्लियर है? इसी में नीचे ही तो ए आया है ना? अरे आया है कि नहीं? क्लैरिटी है? यही सवाल आएगा नीट में भाई, बात समझ रहे हो? तुमसे वर्क का डायमेंशन नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे? ml2T-3 a-2। टू, अरे ए ऊपर जाएगा ना, ए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। रेस टू दी पावर, रेस टू दी पावर। अब देखो यही नीट वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है, यही फिजिक्स कठिन लगने लग जाती है। जैसे ये गणित आती, डरना नहीं है इसमें कोई भी जादू, बात समझ रहे हो? जैसे तुम 2 सवाल किए हो वैसे ही ये सवाल भी करोगे, लगेगा ना? किसको किसको एहसास होने लगा कि ये तो कठिन हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा? झूठ बोल रहे हो? चल भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देखो प्रॉब्लम कहां बनेगा? रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन ही प्रॉब्लम बनेगा। और प्रॉब्लम क्यों बनेगा उसके पीछे कारण है बस हमारी लापरवाही, कि हम ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कोई चीज थोड़ी सी बल्की होती है, हम इतना ऑनलाइन 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 पढ़े, 1-1 मिनट के अंदर सवाल लगाए हैं, 20-20 सेकंड, 25-25 सेकंड के अंदर सवाल लगाए हैं, कि हम अच्छा सवाल देखते हैं, अरे ये तो नीट में नहीं आएगा। अरे भैया, ये अपने में एक सवाल नहीं है, ये अपने में 3 कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हो? क्या फायदा होगा ये सवाल लगाने से? कि डायमेंशन रेजिस्टेंस का आपका रिवाइज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का जो भूल रहा था वो रिकॉल हुआ। और दूसरे के बाद कि ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये बहुत साधारण, बहुत सिंपल, आसान थी। थोड़ी कठिन कैलकुलेशन की भी हमको आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो बेहतर बनेंगे ना यार। भेड़ चाल वालों का सिलेक्शन होता है, जो थोड़ा डिफरेंट होगा वही तो सेलेक्ट होगा ना यार। थोड़ा एक्स्ट्रा तो आपको आना चाहिए ना। तो घबराना मत कैलकुलेशन से, पक्का? और जिस कैलकुलेशन से तुम घबराने की सोच भी रहे हो ना, वो कैलकुलेशन बहुत आसान है। घबराने वाली कैलकुलेशन एक आध दो कभी तुमको मैं डेमो में दिखा दूंगा फिजिक्स में कि कैसे घबराने वाली कैलकुलेशन होती है। अभी ये सब कुछ भी कठिन नहीं। किसी को डर वर तो नहीं लग रहा? चल भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो जो बोलोगे वही लिखूंगा। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टाइम का डायमेंशन टी की पावर। क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? चलें आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? इधर तो ऐसे रहने दो, ml2T-2, ml2T-2, ये तो के कांस्टेंट है। ml के फॉर्म में लिखो, m की पावर b, m की पावर एक ही जगह है, एक ही जगह है, पक्का भैया? चलो बहुत बढ़िया। l देखो तो, हाँ l की पावर एक ही जगह है। अरे यार क्या बात है। और देखो तो t -3b + c,
कठिन है क्या? अच्छा, ए की पावर ए माइनस 2b। अरे समझ आया, समझ आया? पक्का भाई? किसी को कोई कष्ट? चल भाई, बी का वैल्यू कितना निकला? कितना निकला? क्या दोनों जगह से 1 निकल रहा है? चाहे इसको कंपेयर कर लो चाहे इसको, बी मिल गया। नहीं आ रहा है क्या? तो एनर्जी डाउन क्यों कर दे रहे हो यार तुम लोग? मुझे, मैं घबरा जाता हूं। अब यहां देखो, एल को कंपेयर करने का कोई मतलब है क्या? एल और एम दोनों से बी मिल गया ना? अरे मिला कि नहीं मिला? पक्का भाई? चल अब देख, यहां पे -3b प्लस सी किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्लैरिटी है? बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू, तो क्या सी का वैल्यू 1 हो जाएगा? नहीं आया। -3 बनाना, इधर गया तो +3, +3 में से -2, क्लियर है? पहुंच रहा है जो हम बता रहे हैं? पक्का ना? हाँ, अब अगले पे आ जाओ। a माइनस 2b इक्वल्स टू क्या है? यहां कुछ k है क्या? इसका मतलब k की पावर 0, k की पावर, k की पावर, a कितना मिल जाएगा? a कितना मिल जाएगा? 2। क्या a b c सब पता चल गया? क्या a b c सब पता चल गया? जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं साफ सुथरा दिखाई दे रहा है? किसी को कोई समझने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्या करेंगे भैया, ऊपर वाले में वैल्यू रख देंगे। चलिए वैल्यू रखिए तो देखिए क्या मिल रहा है। तो h इक्वल्स टू के आई स्क्वायर, अरे बना कि नहीं? a का वैल्यू 2 बना ना, उसके बाद r, उसके बाद t, h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पढ़े हो? अरे डेराइव हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का ना भाई? क्लियर है? जाग जा यार, कैसे आलस, सीधे होके बैठ। तुझे ही कह रहा हूं भाई, तुझे ही कह रहा हूं, सीधे बैठ। ऐसे गिरे जा रहा है एकदम से। हाँ, क्या हो गया? ये थोड़ा सीधे बैठ जा भाई, मैं ये कह रहा हूं। हद है यार, ऐसे करोगे यार तुम लोग? अभी अभी तो शुरुआत हो रहा है सेशन का यार, ऐसे करोगे यार? चलो आओ देखो, अब देखो, यहां तक कहानी सबको क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो आओ, अब देखो और चीजें देखो। ये देखो, अब सवाल देखो, यहां कह रहा है, यहां क्या कह रहा है देखना। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते समय जिसको नहीं समझ आएगा, सवाल पढ़ के खत्म करूंगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो अपना हाथ उठाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसको किसको लैंग्वेज इशू है। टाइम t, वेलोसिटी v, वेलोसिटी c है, टाइम t, वेलोसिटी c, एंड लीनियर मोमेंटम h, लीनियर मोमेंटम h, हाँ सी एच, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है? In terms of these, the dimension of mass would be. In terms of these, the dimension of mass would be. कितने लोगों को सवाल नहीं समझ आया अभी? सवाल ये कह रहा है, अब हिंदी बोल रहे हैं। सवाल ये कह रहा है कि मास का डायमेंशन आपको बताना है टी, सी और एच के टर्म में। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? इतना ही इंटरप्रेट करना है। तो देखो, मेन फैक्टर तुम्हारा मास हो गया, और डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन सा हो गया? टाइम, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम। अरे समझ आया? प्लैंक कांस्टेंट मत समझ लेना एच को, लिखा हुआ है सवाल में डायरेक्टली क्या? लीनियर मोमेंटम। सर हम तो एच प्लैंक कांस्टेंट पढ़े थे, हम वही मानेंगे, सवाल गलत है। ऐसे ख्याल तो नहीं ले आएंगे ना? चलो, तो अब क्या करोगे? दूसरा स्टेप बोलो, बोलो बोलो बोलो। कांस्टेंट लगाएंगे, टी की पावर, सी की पावर, एच की पावर। ये सी और ये सी दोनों अलग है, ये कोई नंबर है और ये स्पीड है। अरे क्लैरिटी है ना यार? कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का भाई? अब यहां डायमेंशन लिख दे क्या? एम, बस एम ही लिखे। L0 T0 क्लियर है? चलो भाई, यहां क्या लिखोगे? टाइम पीरियड का डायमेंशन MLT -2, क्या टी ना? हाँ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी की पावर ए, सी का रेस टू दी पावर, और एच मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, तो MLT -1, MLT -1,
रेस टू दी पावर, क्लैरिटी है क्या? कोई डाउट किसी को? क्या आप अब सॉल्व कर सकते हो? अब तुम्हारे हिसाब से क्या करें? m को एक साथ लिखें, l को एक साथ लिखें, t को एक साथ लिखें? चलो लिखो, यहां m हो गया, इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे? k, m की पावर c, m की पावर l की पावर, l की पावर b और l की पावर c, तो b प्लस c, t की पावर माइनस b माइनस a भी है क्या? ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। a माइनस बी माइनस सी आया? अरे आ गया भैया, पक्का? चलें आगे बढ़े? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, किसी कोई कष्ट है क्या? क्लियर हो रहा है सबको? पढ़ाया हुआ पहुंच रहा है? चल भाई अब देख करना क्या है। c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर अच्छा b प्लस सी बराबर, b प्लस सी बराबर, b प्लस सी बराबर, तो b बराबर अरे आया। चल a माइनस बी माइनस सी बराबर, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। अरे t नहीं है ना यार, a का वैल्यू कितना है हमें निकालना है, a का वैल्यू 0, c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू, b का वैल्यू, ये -1 हो जाएगा, मतलब ये +1 हो जाएगा, और यहां क्या? -1 बराबर 0, a बराबर, अरे आया क्या? कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? अरे देखिए यहां पे ध्यान से देखना, b का वैल्यू कितना है? -1। अब इस एक्सप्रेशन में रखोगे ना, रखोगे तो क्या मिलेगा? m इक्वल्स टू k, t की पावर a का वैल्यू 0 लिखने की जरूरत है, c की पावर -1 और h की पावर +1। क्लैरिटी है? तो भैया कांस्टेंट जो है वो नंबर है, अभी बोले थे ना कांस्टेंट क्या है यहां पर? नंबर। ये कोई भी फिजिकल कांस्टेंट नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता या नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है? किसका कोई डायमेंशन नहीं होता है? किसका कोई डायमेंशन नहीं होता है? अरे क्लैरिटी है यार? किसी को कोई डाउट? चले आगे बढ़ जाएं यार। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सवाल करें? और सवाल करें? चल बहुत बढ़िया। ये सवाल देख, ये सवाल देख क्या कह रहा? द वॉल्यूम V of water passing any point of uniform tube during t second। क्लियर है? मैं ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं और एक बार में इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। इज रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया A of the tube, velocity u of water by the relation volume is directly proportional to A की पावर अल्फा, U की पावर बीटा and T की पावर गामा। Which one of the following will be true? Which one of the following will be true? क्लैरिटी है? सवाल समझ आया? हिंदी में बोलूं, ये वॉल्यूम एक फैक्टर है जो किन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब पर, और उसमें पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है। और आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, कर लेंगे? चलिए मेरे साथ बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वही लिखूंगा, एक फ्लो में बोलेंगे। क्लैरिटी है यार? तो वहां एक रिलेशन लिखा हुआ है, तो क्या v इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख लें k, a की पावर अल्फा, a की पावर, u की पावर और t की पावर। अब क्या करें? अगला स्टेप, सबका डायमेंशन, सबका v का डायमेंशन lt माइनस, अरे गधेड़े वॉल्यूम है। क्या लिखेंगे? समझ आ रहा है यार? कोई बात नहीं, हड़बड़ी में होता है। एल क्यूब, ठीक है। यहां क्या? ए की जगह एरिया ना, एरिया ना, इसकी पावर यहां रेस टू दी पावर, यहां पावर, अरे आया जी, पक्का भाई? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब एक तरीका होता है खच्चरों वाला कि पहले आप m को लिखो, फिर l को लिखो, फिर t को लिखो। समझदार बच्चा क्या करेगा? वो अब डायरेक्ट करेगा। थोड़ा स्टेप बढ़े ना, कुछ तो एलिमिनेट करेंगे ना। अब देखो, मास यहां पे कहीं है, मास कहीं आया? क्लियर है? इधर भी मास कोई नहीं है, मास का कोई मतलब नहीं। अब l को कंपेयर करें,
किसको कंपेयर करें? यहां कितना है? 2, 2 की पावर अल्फा, तो क्या 2 अल्फा हो जाएगा? 2 अल्फा, यहां एल है, पावर कितना है? 1, इसकी पावर बीटा, तो क्या यहां प्लस बीटा लिख दे? यहां एल है क्या? खत्म एल का काम, किसके बराबर है? 3, किसके बराबर है? अब टी पर आ जाए, अरे अब टी पर आ जाए, टी में देखो क्या बनेगा, टी में क्या बनेगा? बोलो भैया, माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, तो बीटा इक्वल्स टू, देखो बीटा इक्वल्स टू गामा कहां कहां पे है? 1 और 2 में, मतलब ये दोनों तो आंसर खत्म हो गए। अरे हो गए कि नहीं? अरे हो गए ना। अब बीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दो, बीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दो। क्या अल्फा और बीटा बराबर होंगे? क्या अल्फा और बीटा बराबर होंगे? सवाल की पॉसिबिलिटी देखो, 2 अल्फा इक्वल्स टू, देखो 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या है? 3 माइनस बीटा, 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस बीटा। क्लैरिटी है? अल्फा की एक पॉसिबिलिटी ढूंढो। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा की जगह 1 रख दूं, अल्फा की जगह अगर मैं 1 रख दूं, बीटा की जगह भी मैं 1 रख दूं, और गामा की जगह मैं 1 रख दूं, क्या आंसर बनेगा? बीटा इक्वल्स टू गामा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीटा इक्वल्स टू गामा। अगर हम कह रहे हैं कि हमने बीटा को मान लिया क्या? 1, तो गामा भी क्या हो गया? गामा भी क्या हो गया? 1। क्लैरिटी है? अब यहां पे देखो, 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना? 2, तो इससे कट गया, अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू, देखेंगे ना। अच्छा चलो, बीटा इक्वल्स टू 2 रखो, बीटा इक्वल्स टू 2 रखो, तो गामा भी क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, यहां 3, यहां 2, अरे क्लैरिटी है? क्या बराबर आ रहा है अल्फा? सोचो, अल्फा बराबर आ रहा है? नहीं, मतलब ये एक स्पेशल कंडीशन बनाना। तो सही आंसर क्या सेट होना चाहिए? कौन सा? कौन सा? क्लैरिटी है ना? पक्का समझ आया? चले आगे बढ़े। अरे भाई, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। क्लैरिटी है ना? क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? कितने अननोन है हमारे पास? 3, अल्फा बीटा गामा। इक्वेशन कितनी है? 2, तो तीसरा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा ना खुद से। अरे बात समझ आ रही है? पक्का ना? आगे बढ़े, चल आजा और सवाल देखते हैं। ये देख, देख एकदम जहन में उतर जाना चाहिए कि इसके बाद जब तुम नोट करो ना, तो हर स्लाइड पर तुमको 1 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। देख, हाँ पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं। देख सवाल क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ of a mass m suspended from a spring of constant k, relation of that type frequency c m की power x k की power y, where c is dimensionless constant, the value of x and y are, the value of x and y are, x और y का वैल्यू निकालना है। देखो f इक्वल्स टू क्या है अपने पास? c m की पावर x k की पावर y। क्लैरिटी है? पक्का ना? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? जाग जाओ थोड़ा, सी क्या है? क्लैरिटी है? बोल नहीं रहे यार तुम लोग, सब लोग, मतलब कुछ लोग के गिरे हुए चेहरे देख के मुझे बड़ा दुख होता है यार। सी तो कांस्टेंट है ना यार, इसका कोई डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? t-1, सी को पढ़े रहने दें, m हो जाएगा यहां पर, m की पावर क्या है? m की पावर, क्या कर रहा है हीरो? इधर देख ले। अरे इसको कह रहा हूं यार, उसमें किताब में घुसा पड़ा है भाई। ऐसा उड़ाऊंगा ना मैं, जितना मैं तुझे फनी दिखता हूं ना, उतना मैं हूं नहीं। समझ आ रहा ना? मैंने पहले ही दिन कहा था, बहुत पतली सी लकीर है, अगर उसके ऊपर उड़ा ना तो फोड़ के बराबर कर दूंगा मैं। बात समझ रहा ना? क्लैरिटी है ना? याद रखना इस बात को, जीवन के अंत तक, जब तक पढ़ रहे हो तब तक, पढ़ाई लिखाई जब तक कर रहे हो तब तक सही से करो। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, एक बार देख रहा हूं वहीं घुसा हुआ है, दूसरी बार देख रहा हूं वहीं घुसा हुआ है, तीसरी बार देख रहा हूं वहीं घुसा हुआ है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो कैसे समझ आएगा तुझे? नील बड़ा सन्नाटा बने बैठा है। 60-70 हजार रुपए फोकट में आते हैं क्या? बड़ा कूट काट के बराबर करने जान नहीं रहोगे तुम मुझे।
ठीक है ना। m की पावर कितना है x, m की पावर x। अच्छा k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या है। तो एक फॉर्मूला तुम अपने जीवन में देखे हो क्या, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, देखे हो ना। F क्या है, फोर्स का डायमेंशन, MLT माइनस K का डायमेंशन अपने को पता, X का डायमेंशन, अरे क्लियर है क्या, क्या K का डायमेंशन MT माइनस, क्या L से L कट जाएगा, अरे कट जाएगा भाई। अब देखो तो K की जगह क्या लिखोगे, MT माइनस रेस टू द पावर Y, रेस टू द पावर, क्लियर है क्या। अब बना सकते हैं, क्या टाइम पास चीज है यार, क्या लिखें डायरेक्टली, x प्लस वाई इक्वल्स टू, अरे यहां m था क्या, m की पावर 1, 1 की पावर क्या x हो जाएगा, 1, 1 की पावर y, क्या x प्लस वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर है 0। अच्छा अब t देखो तो, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, तो y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू माइनस 1/2। कौन सा आंसर सही, कौन सा आंसर, x इक्वल्स टू माइनस 1/2, y इक्वल्स टू 1/2। क्लैरिटी है, फील आया सवाल का, पक्का, इस टाइप के किसी भी सवाल में कोई गड़बड़, पक्का ना। अब एक बात ध्यान से सुनना, समझने वाली बात, देखो अगर हम एक फॉर्मूला लिखें जो आप सब ने देखा होगा, Gm1m2/r², क्या डायमेंशन से इसको बनाया जा सकता है। सोचो अगर हम तुमसे कह दें कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है G के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 के, फिर M2 के, और फिर R के। अरे रुको तो, अभी हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमको नहीं पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमको ये गिवन है और इससे हमको ये बनाना है, समझ रहे ना सवाल। अब जब आप इसको बनाने चलेंगे तो क्या पहले ही एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद G की पावर क्या लिखेंगे, M1 की पावर, M2 की पावर और R की पावर लिखोगे ना। कितने अननोन हो गए ऊपर, 4 हो गए। इसका भी डायमेंशन क्या है M, क्या है, इसका भी डायमेंशन क्या है, फील कर पा रहे हो, क्या दोनों को, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर पाओगे, M1 और M2 को अलग अलग पहचान पाओगे डायमेंशन की मदद से। M1 का भी डायमेंशन क्या है M, M2 का भी डायमेंशन, क्या दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो पाएंगे, क्या दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो पाएंगे, यस या नो में जवाब देना, पक्का क्लैरिटी है। दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और जब डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो तो डिराइव कहां से करोगे। अरे पहली बात समझ आई, तो पहली लिमिटेशन क्या निकल के आई, फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन having two physical quantity, having two physical quantity with same dimension, with same dimension cannot be derived। अरे बात समझ आ रही, अरे बात समझ आ रही, पक्का भैया पहली लिमिटेशन पता चल गई, पता चली कि नहीं पता चली। अगर एक एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है उसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो मास अलग अलग हैं, एक मास M1 है और दूसरा मास M2 है, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम है, क्लैरिटी है ना। दोनों मास का फिजिक्स में एग्जिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है। भाई शाम वाले बैच में मैं पढ़ाता हूं ना, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और तुम लोग उतनी एनर्जी नहीं दिखा रहे हो यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार। क्या M1 M2 सेम है, यस सर, M1 और M2 सेम है, इनका डायमेंशन सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज में अलग अलग कंसीडर किया जा रहा है ना यार। 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो एकदम जान झोंक के बैठ जाओ, बात समझ रहे हो ना। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तो क्या उनको डिराइव किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या इसको डिराइव कर सकते हो, सोचो सोचो सोचो, कर सकते हो, डायमेंशन से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना, बीच में क्या लग गया प्लस, जितनी जगह तुम पढ़े हो एक्स वाई लगा रहे हो, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए उसको हम डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिराइव्ड विथ डायमेंशन। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पक्का ना? अच्छा, जितनी जगह तुम पढ़े हो इसमें जो कांस्टेंट आता है सी या के, सी या के, इसको क्या डिराइव किया जा सकता है? सी और के की वैल्यू जान सकते हो क्या है डायमेंशन की मदद से? नहीं ना। सी एंड के जो भी मान रहे हो डायमेंशन इज नॉट डिफाइंड। अरे क्लैरिटी? अरे बोलो, बात समझ आ रही है? पक्का ना? क्लियर है? ये लिमिटेशन है डायमेंशन की। क्लैरिटी? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। पक्का सब कुछ समझ आया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो नोट करो, आ जाओ। कॉपी नहीं लाए हैं? क्यों? आज फिजिक्स का क्लास नहीं था? समझ आया है? घर जाके तुरंत लिख लोगे? बहुत बढ़िया, अच्छे बात है ये तो और अच्छी बात है। देखो, ये एक सवाल होमवर्क में है और ये एक सवाल होमवर्क में है, कर ले जाओगे? चलो दोनों सवाल मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल कह रहा है, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ मास आर। 2014 नीट। तो क्या करोगे भैया? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी एंड टी, फिर उसके बाद m इक्वल्स टू f की पावर a, v की पावर, t की पावर। क्या abc की वैल्यू निकल जाएगी? अरे निकल जाएगी। कठिन सवाल है क्या? सच टाइम पास चीजें यार। ये देख, ये कब पूछा गया था? 2015। 2015 देख, 2015 देख, सवाल देख। द एनर्जी E, velocity V and time period T are chosen as fundamental quantity. The dimension formula of surface tension is, क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज, अच्छा अब सरफेस टेंशन दिख लिया ना, तो T मत लिखना, सरफेस टेंशन को S कर देना क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ना? हाँ, तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां S इक्वल्स टू K E की पावर V की पावर T की पावर। ले, एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकता यार? निकलेगा ना? नहीं इट ऐसे ही तो निकलेगा यार, यही तो आएगा। पक्का ना? चले आगे बढ़े। चल बहुत अच्छा, आजा अगली डायमेंशन पे, अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन। जनरली ये सब लोग पहले कराते हैं, मैं थोड़ा बाद में कराता हूं। सबसे आसान वाली ये होती है कि क्लास खत्म हो तो अच्छा लगे, कुछ तो सीखें। नहीं, पहला वाला सीखे कि नहीं? सीख गए? चलो बढ़िया है। सारी एप्लीकेशन अभी तक समझ आई? बहुत ही आसान है। देखो क्या है, हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठा हुआ है कि डायमेंशन थोड़ा आसान होता है, इस वजह से हमको डायमेंशन आसान लग रहा है। ऐसे ही साइकोलॉजिकली पूरे फिजिक्स को अपने दिमाग में बैठाइए, रोज खुद से बोलिए कि फिजिक्स बहुत आसान है, हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुने हो कि नहीं? बहुत तगड़ा काम करता है। जो तुम विश्वास करते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ होता है। बहुत उसके साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट दैट हैपेंस, होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं, होता है। बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव सोची हैं और वो हुआ है। बात समझ रहे हो ना? तो सब हो जाता है इसी वजह से। कम से कम एक पॉसिबिलिटी के ही नाम पे अगर सोच हम ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट आसान है, सब्जेक्ट आसान है, इससे हमारा कोई नुकसान हो रहा है क्या? फायदा के अलावा नुकसान होने वाला नहीं है। हो सकता है तेरा इंटरेस्ट जाग जाए और तू पढ़ने लग जाए यार, और सब इंटरेस्ट से ही होता है। बस यही याद रखना है कि इंटरेस्ट जगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज छुट्टी हुई, आप घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद पहला ही सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? फिजिक्स। कम से कम 2 महीना, कम से कम 2 महीना। पूरे साल पढ़ लो तब तो कल्याण है, तब तो 45 में से 40 प्लस सवाल निकलेगा। सही सही 45 भी निकल सकता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आइए, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मैं लिटरली बता रहा हूं। मैं जानता हूं फिजिक्स का असली स्वरूप क्या है, उस स्वरूप का माइक्रो वर्जन है तुम्हारे नीट में। बस यही है कि सब कुछ आना चाहिए। अगर कुछ भी छूटा, तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा वेव्स वाला चैप्टर तैयार नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। बस ये तुम नहीं कह सकते कि मेरा कोई चैप्टर
नहीं आ रहा है, मुझसे कोई चैप्टर टफ लग रहा है, और वास्तविकता में है ही नहीं ना, टफ तो है ही नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान है। क्लियर है ना? हाँ, तो रोज बोलेंगे फिजिक्स बहुत आसान है। यस, आजा यूनिट कन्वर्जन। चले आगे बढ़े। देख, सबसे सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल सवाल से, सबको पता है कि 1 न्यूटन में कुछ डायन होता है, 10⁵ एकदम बेसिक सवाल से शुरू कर रहे हैं। सवाल यह है कि कितना डायन होता है, हमको पता है 10⁵, लेकिन हम डायमेंशन से इसको प्रूव करके देखेंगे। डायन सब देखते ही कुछ लोग चमक गए, अच्छा बहुत डायने हैं हमारे आसपास। अभी तुम लोग बुरा मत मानना, ये डायन अलग है। अच्छा, वो डायन अलग है लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं यार। चलो भाई, ये सब बकवास बात, क्या करें, मैं भी भुक्तभोगी हूं, रोज बीवी मारती है मुझे। कभी कभी खुश होकर मैं उसको कहता हूं, न्यूटन इधर आ। समझ रहे हो ना, जो कि नहीं समझ आया, न्यूटन इधर आ। तो ये किसके बराबर है? 10⁵ डायन। चल आजा देख, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। चले आगे बढ़े। चल, अब हमको ये प्रूव करके देखना है डायमेंशन से एग्जैक्टली आता है कि नहीं यार, कुछ नहीं करना। देख, एक फॉर्मूला होता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। क्लियर है? यूनिट सिस्टम 1 से हम यूनिट सिस्टम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हमको क्या चाहिए? N2। क्या चाहिए? सब बोल के पढ़ेंगे यार। क्या निकालना है अपने को? ये क्या होगा? N1 U1 अपॉन U2, U1 अपॉन, अब बस U1 अपॉन U2 को कैसे लिखा जाता है ये तुमको याद करना है। क्लियर है? चले आगे बढ़े। देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो U1 कौन सा यूनिट सिस्टम है? MKS। कौन सा है? और डाइन कौन सा है? क्लियर है ना? पक्का? MKS का फुल फॉर्म क्या है? मास मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का? सेंटीमीटर ग्राम। अरे क्लियर है यार? ये बड़ा बेकार है यार, कान दर्द करने लगता है इसमें। हाँ भाई, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ें। पक्का भाई? चल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? N2 इक्वल्स टू N1, यही रहने दो। डायमेंशन कैसे लिखते हो? MLT लिखते हो ना डायमेंशन, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। M का मतलब क्या है? मीटर मत बोल देना। यहां M का मतलब क्या है? मीटर। यहां M का मतलब, तो मास का MKS यूनिट क्या होता है? और CGS यूनिट? रेस टू दी पावर A, रेस टू दी पावर। अच्छा, लेंथ का MKS मीटर, और CGS रेस टू दी पावर। टाइम का MKS सेकेंड, और CGS रेस टू दी पावर। खत्म बात। ये लिखने का तरीका है, सबको समझ आया? मैंने U1 क्या चुना है? MKS। इस वजह से ऊपर वाले मैंने क्या लिखा? किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। नीचे वाला मेरा U2 क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। यहां सेंटीमीटर मत लिख देना, समझ रहे हो ना? लेंथ वाले के नीचे लेंथ वाला आएगा, मास वाले के नीचे मास वाला, और टाइम वाले के नीचे टाइम वाला। क्लैरिटी है क्या? समझ आ रहा है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, ये न्यूटन किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है? MLT माइनस, मतलब A का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू, C का वैल्यू। अरे आया? सबको आ रहा है? चल देख, तो N2 इक्वल्स टू N1 की जगह क्या लिखेंगे? N1 की जगह क्या लिखेंगे? अरे क्लैरिटी है? N2 अपने को निकालना था। बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स। किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000। 1000 को क्या 10⁻3 ग्राम अपॉन ग्राम, रेस टू दी पावर 1, रेस टू दी पावर, डायमेंशन से उठाया ना। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, रेस टू दी पावर 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड, रेस टू दी पावर -2। अरे क्लियर है क्या? क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया? क्या ग्राम से ग्राम गया? N2 इक्वल्स टू कितना मिला?
10 टू द पावर 3, इसकी पावर 1, 10 टू द पावर 3। अब यहां कितना, 10 टू द पावर 2, पावर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2, 10 टू द पावर 5, 3 दूना 6 तो नहीं कर रहे हो ना? अरे पावर और पावर ये जब बेस मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होता है भैया। सर आज तक तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। क्लियर है? पक्का भाई साहब? चलें आगे बढ़े, एक आध सवाल और बनाए। पक्का? चलो आओ, देख ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसी वजह से मैं मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस लगवा रहा हूं कि एक आध सवाल में अगर कुछ ऊपर नीचे रह भी रहा है तो अगले वाले में क्लियर हो जाए। क्लियर है ना? चल अब हम कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 पास्कल को, क्या भैया 1 पास्कल को कितने सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे? बात समझ रहे हो? क्लियर है? पक्का? चलें आगे बढ़े। पास्कल कैसी यूनिट है जानते हो? एमकेएस या एसआई, एमकेएस या एसआई। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। चल ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या से लिख सकता हूं? N1 U1 इक्वल्स टू N2। क्लियर है? अब N2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? U1 अपॉन U2। ऊपर कौन सा यूनिट जाएगा? एमकेएस। नीचे कौन सा? N1 का वैल्यू कितना है? 1। अरे क्लियर है? तो एमकेएस में क्या होता है? मास केजी अपॉन ग्राम रेस टू द पावर ए। लेंथ किसमें? मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस टू द पावर, सेकेंड अपॉन सेकेंड रेस टू द पावर। कोई दिक्कत क्या? अब एबीसी लिखने के लिए हमको डायमेंशन चाहिए। पास्कल किसका यूनिट है? किसका है भैया? किसका है? और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन क्या? ml -1 t-2 लिख दें भैया, ml -1 t-2। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अरे समझ आया क्या? चल भाई अब देख, थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको, करे ना? क्या किलोग्राम अपॉन ग्राम को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं? सबको क्लियर है यार? तो देख भाई 10 टू द पावर 3 रेस टू द पावर, ए की वैल्यू कितनी है? 1। चल भाई 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर, क्लियर है ना? रेस टू द पावर और सेकेंड अपॉन सेकेंड मतलब 1 हो गया, 1 की पावर। क्लियर है ना? क्या बचेगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या बचा? क्या बचा? अरे क्लियर है ना? मतलब 1 पास्कल जो है वो 10 सीजीएस यूनिट सिस्टम के बराबर है। अरे है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है? पक्का भाई? बहुत बढ़िया, आ जाओ और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। क्वेश्चन देखो, 1 जूल में कुछ अर्घ होते हैं, 1 जूल में कुछ अर्घ होते हैं 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर। क्लियर है? याद है ना? याद है ना? डायमेंशन से एक बार प्रूफ करके देखें, कर लेते हैं? क्या बुराई है यार, सवाल ही तो लगा रहे हैं अपन, समझ के लगाएंगे बस। इसको क्या लिखेंगे? N1, इसको क्या लिखेंगे? U1। क्लियर है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा खेल जाते हैं तुम। हम कह रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट करिए, आप इसको कन्वर्ट करिए एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम जिसमें मास जो है वो ग्राम में हो, मास किस में हो? लेंथ जो हो वो किलोमीटर में हो, लेंथ जो हो वो किस में हो? किलोमीटर, और टाइम जो हो वो किस में हो? मिनट में। ऐसे यूनिट सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहां सीजीएस लिख रहे थे ना, वहां सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दोगे? किलोमीटर। ग्राम तो ग्राम ही रह गया। और जहां सेकंड लिख रहे थे वहां क्या लिख दोगे? मिनट। क्या 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तुम्हें नहीं पता है? पता है ना? 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600। कितना? एक कह रहा 120। ऐसे हुनर तो नहीं है ना तुम लोगों में? हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो N1 U1 इक्वल्स टू N2। कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत सिंपल है। अब N2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? N1 U1 अपॉन U। N1 की जगह, N1 की जगह U1 अपॉन U2 का गेम है ना अब? अरे है कि नहीं है? U1 किस में है? किस में है? और U2 का तो हमको सिस्टम दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां क्या लिखोगे? किलोग्राम अपॉन
ये किसमें पूछ रहा है? मास, ग्राम में, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम रेस टू दी पावर ए। यहां देखो लेंथ किसमें दे रखा है? मीटर। इसमें यूनिट 1 में, ऊपर यूनिट 1 है ना, नीचे यूनिट 2 है ना, तो डिनोमिनेटर में यूनिट 2 आएगा ना। अरे नहीं आ रहा यार, पक्का भाई? चलो भाई, तो अपन यहां मीटर लिख दिए, यहां नीचे क्या लिखेंगे? रेस टू दी पावर, और यहां पर ऊपर क्या, नीचे क्या? सब लोग नहीं बोल रहे हो यार, क्लैरिटी है? रेस टू दी पावर, पक्का? अब यहां से थोड़ी गणित आएगी, ठीक है ना? ठीक है ना? चल देख, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम रेस टू दी पावर ए। अरे क्लियर है? अच्छा, एबीसी का वैल्यू यहीं रख लेते हैं। एबीसी का वैल्यू लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml2t माइनस ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। क्लियर है ना? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2। अच्छा, मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो 10 टू दी पावर 3 मीटर ऐसे हो जाएगा। रेस टू दी पावर, रेस टू दी पावर, अच्छा सेकेंड अपॉन 1 मिनट में कितना सेकेंड? रेस टू दी पावर -2। अबे हो गया सवाल भाई, बोलो कोई डाउट लग रहा है? मुझसे पूछ लो, अभी तो मैं हूं पूछने के लिए, पक्का ना? देख ऊपर हमने सब एमकेएस लिखा है, बोल कौन बोल रहा था? एमकेएस वाला समझा। देख एमकेएस में ये क्या है? मास। इसमें लेंथ किसमें है? मीटर में। लेंथ किसमें है? मास किसमें है? केजी में। टाइम किसमें है? से हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, सब बोलेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U1 कौन सा यूनिट सिस्टम है? कौन सा है? U2 कौन सा है? सीजीएस, ग्राम किलोमीटर एंड मिनट। ग्राम किलोमीटर एंड, क्या U1 अपॉन U2 का फॉर्मेशन बना? U1 में मास की जगह क्या आएगा? केजी। और U2 में मास की जगह क्या आएगा? अच्छा, U1 में मास की, लेंथ की जगह क्या आएगा? मीटर। और U2 में क्या आएगा? और यहां पर एमकेएस में सेकेंड, और इस वाले में मिनट। आया? रेस टू दी पावर ए, रेस टू दी पावर बी, रेस टू दी पावर बी सी, तो जैसे चल रहा था उसको एज इट इज चलने दिया। अरे क्लियर है ना? बस सीजीएस को रिप्लेस कर दिया किससे? ग्राम किलोमीटर एंड मिनट से। समझ आया? मास किस में जाएगा? ग्राम में। मास किस में गया? ग्राम। U2 ही पूछ रहा हूं भाई। लेंथ किस में चला गया? किलोमीटर। सीजीएस में किस में जा रहा था लेंथ? सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेंथ किस में जा रहा था? किस में? बात समझ रहे हो ना? टाइम किस में जा रहा था सीजीएस में? सेकेंड। यहां किस में जा रहा है? बस उसी को तो रिप्लेस किया है यार। और समझ आ रहा कि नहीं? बस टाइम पास चीज है यार। अब देख, इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा? 10 टू दी पावर 3, यहां कितना? 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा -3 और उसकी पावर 2 तो -6। तो क्लियर है? 60 की पावर -2 है ना, क्या सेकंड से सेकंड कट जाएगा? 60 की पावर -2 है तो क्या 60 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको? अरे भाई 1 अपॉन ए लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए की पावर -1। और 1 अपॉन ए की पावर -1 लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहां देखना 60 की पावर कितना है? -2। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 60 की पावर +2। अरे समझ आया? कठिन लग रहा है क्या? अबे भाई फुल ऑन टाइम पास चीज है यार, ऐसे पूरी फिजिक्स ही टाइम पास है। मैं बता रहा हूं, कुछ कठिन उठिन होता ही नहीं है इसमें, नहीं होता सही में, बस तुम समझ नहीं पाते हो ढंग से, रट्टा मारने चले जाते हो कठिन हो जाता है। और उसमें भी सबसे बड़ा कारण ये है ना कि हम बैकलॉग बहुत बना लेते हैं। बस इतना ही एक ध्यान रखना है कि मास्टर हर रोज बोल रहा है कि बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। जनवरी फरवरी में जब जाके हमारा सिलेबस खत्म होगा तो हमको सब कुछ आता रहना चाहिए। ये नहीं कि हम काइनेमेटिक्स पलट रहे हैं तो हमको सब हरा हरा लग रहा है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट था, क्या मैक्सिमम हाइट था, वैसे हम होने नहीं देंगे। जब हम आपको 12वीं क्लास पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो ये इसी वजह से इतनी बड़ी क्लास बनी है कि किसी दिन 400-500 जितने इसमें आ जाएंगे, बैठाएंगे इकट्ठे और इकट्ठे एक एक चैप्टर 6-6 घंटा 7-7 घंटा में पढ़ा के रिवाइज करा देंगे। तो जोड़े रखे रहेंगे, फ्लो नहीं टूटने देंगे, ये गारंटी हमारी है। लेकिन वो जब तुम चाहोगे तभी संभव है। समझ रहे हो ना? हाँ चलो, सब कुछ तुम्हारी चाहत पे डिपेंड करता है। ऐसी चाहत में पढ़ो कि बस सिलेक्शन हो जाए। आशिकी ऐसी होनी चाहिए जो मिल जाए ना यार। अधूरे आशिक का कोई नाम है? बस वही ना यार। अब सही जगह दिल लगेगा तो सही चीज मिलेगी।
गलत जगह दिल लगा बैठोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो भैया, 6 में से 3 गया तो क्या -3 हो गया? अरे -6 में से 3 घटाओगे तो -3, और 60 का स्क्वायर क्या 3600 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो क्या हम इसको 3.6 लिख सकते हैं? अरे समझ आया? 10 टू द पावर -3 को ऐसे ही पड़े रहने दिया, 1 2 3 0 इधर किया तो पावर 3 लगा दिया, तो क्या बच गया अपने पास? क्या बच गया? 3 पॉइंट। अरे बल्ले बढ़ रहा है यार, कठिन तो नहीं लग रहा भाई। चल बहुत बढ़िया। अब देख, अब सवाल पे आते हैं। ये देखिए क्या कह रहा, ये क्या कह रहा, हो जाएगा? कह रहा है इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डायन, इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? देख, अपने को करना क्या है, 100 डायन, 100 डायन इक्वल्स टू N2U2। क्लियर है ना? ये 100 डायन कौन सा यूनिट सिस्टम है? कौन सा यूनिट सिस्टम है? तो क्या हम डायरेक्टली N2 इक्वल्स टू N1U1 अपॉन U2 लिखेंगे? लिखेंगे यार। N1 का वैल्यू कितना है? एक तो नहीं है ना यहाँ पे? 100 को क्या 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं? अब सोचिए U1 को क्या, नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। U1 किसमें है? CGS। U1 किसमें है? CGS का मतलब मास किसमें होगा? मास किसमें होगा? अरे क्लियर है? अच्छा, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसमें मास किसमें? क्या नीचे किलोग्राम आ जाएगा? रेस टू द पावर A। अब समझदार बच्चा फोर्स का डायमेंशन लिख लेगा, MLT -2, MLT माइनस, तो यहां डायरेक्टली क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? अच्छा यहां देख, सीजीएस में लेंथ किसमें होता है? किसमें? सेंटीमीटर। यहां किसमें कह रहा है? कन्वर्ट तो मीटर में कर रहा है ना यार, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं क्या वो डिनोमिनेटर में जाएगा यार? मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा यार, आसान चीज है ना भाई, पक्का ना? चल बहुत बढ़िया। रेस टू द पावर 1। अच्छा सेकंड थे, सीजीएस में टाइम किसमें था? जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वो किसमें? और रेस टू द पावर, ओहो बन गया जी, कठिन लगा क्या? चल देख यहाँ पे, ये 10 टू द पावर 2, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? तो क्या ये 10 टू द पावर 3 नीचे है? ऊपर जाएगा तो कितना? 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर अपॉन मीटर, 10 टू द पावर -10 टू द पावर माइनस। क्लियर है क्या? सबको समझ आ रहा है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 हो गया, ऊपर जाएगा तो -2। अच्छा 60 का स्क्वायर कर दें, सेकंड तो सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड? कितना सेकंड? 60 की पावर क्या है? 60 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे हो गया ना, सही लिखे ना? क्या इससे ये कट जाएगा? देख 3600 इंटू 10 टू द पावर -3, या 3.6 आ गया? सही आंसर? अरे लगा जी, डर तो नहीं लग रहा है? अब ये देख, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 7 डायन पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट किसमें करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? अभी तो हम डायमेंशन से सीख रहे हैं, वैसे तो इसको तो हम ऐसे जादू कर सकते हैं यार। डाइन को न्यूटन में कर दो, एक डाइन में कितना न्यूटन? 10 टू द पावर -5। अरे यार, इसको तो तुम डायरेक्टली यूनिट कन्वर्जन से कर सकते हो ना? नहीं आया? जब एमकेएस से एसआई पूछे तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, एमकेएस से सीजीएस पूछे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर, या सीजीएस से एमकेएस पूछे तो वो डायरेक्टली लग जाते हैं। बट अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि सवाल कैसे निकलेगा। कर लोगे इसको? होमवर्क में है, आसान सवाल है, प्रॉपर मेथड से करना है इसको। अगला सवाल देखो, ये देखो ये क्या कह रहा, ये देखो ये क्या कह रहा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस यूनिट ऑफ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू। हो जाएगा? एमकेएस से सीजीएस वाला मैं नहीं कर रहा हूं, कर लोगे ना? बहुत सवाल लगाए भाई, पक्का? वैसे मैं इसका सवाल अभी तुरंत, अगर तुम्हारा अवेयरनेस अच्छा हो तो मैं इसका खटाक से आंसर कर सकता हूं 1 मिनट के अंदर। जानते हो क्या? 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 कहीं दिख रहा है?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल बना ना। अभी हम पढ़े हैं 1 पास्कल का कितना सीजीएस? 10। कितना? 10। अगर याद रह जाएगा तो खट से आंसर निकल जाएगा, निकलेगा ना? देख रहे बच्चा, अभी अभी कराया, अभी कराया, अभी कराया, अभी कराया, याद है कि नहीं? देख यहीं कहीं तो लिखा था, देख 1 पास्कल इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट लिखा है, लिखा है ना? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो पास्कल है। और अगर अपन जागे हैं तो इसको करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करो, हो गया सीजीएस यार। अरे होगा ना? तो ये कोई टिप ट्रिक नहीं है, सिंपल साधारण बात है, अवेयरनेस का गेम है। अगर जागे हो तो सवाल आसानी से निकलेगा। क्लियर है ना? याद करके सवाल लगाना बुरी बात नहीं है, जब तक आप उसको समझ के लगा रहे हो। जिस दिन आप केवल रट के सवाल लगा रहे हो, फॉर्मूला रट लियो कि फॉर्मूले से मेरा सवाल लग जाएगा, उस दिन फिजिक्स को पढ़ना समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आओ स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर खत्म कर जाए, पूरी फिजिक्स कहानी बना के पढ़ ले जाएंगे। सब हो गया खत्म, स्लाइड ही खत्म, पूरा डायमेंशन ही खत्म। कितना टाइम हो रहा है? हाँ 15 मिनट और है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो जी? अब डायमेंशन थोड़ी पढ़ाएंगे, डायमेंशन खत्म, अगला चैप्टर। हाँ नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पढ़ लो यार, काहे टाइम बर्बाद करो अपने पास? हाँ, समय की कमी है ना यार अपने पास, एक ही साल के अंदर सब पढ़ना है यार, पढ़े ना? हाँ ये हुई ना बात, क्या बात है, बवाल एकदम। चलो अरे बहुत साधारण वाला पढ़ाएंगे, एकदम सबसे सिंपल वाला है, आसान समझ आ जाएगा। देखो दुखी काहे हो जाते तुम लोग वे पढ़ने के नाम से? दुखी नहीं है ना? चल भाई, गलती समझते हो ना? एरर का मतलब है गलती। एरर का क्या मतलब है? जब इंजीनियरिंग में चले जाओ तो इसी एरर का दूसरा नाम हो जाता है टॉलरेंस। क्या नाम हो जाता है? अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पेन बनानी है, क्लैरिटी है? अब एक मशीन होगी जो इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। जो मशीन चल रही है क्या उसके अंदर फ्रिक्शन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्या वो चल रहा है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है? क्या कंडीशन का भी इंपॉर्टेंस है? समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे मान लो हम एक स्केल लेके आए 1 मीटर की या 10 सेंटीमीटर की किसी यूरोपियन कंट्री से जहां टेम्परेचर -10 -15 डिग्री सेल्सियस है, और उसको लेके चले आए कहीं इंडिया में, और वो भी पटना में जहां टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, क्या उसमें एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या जो वो रीडिंग वहां मेजर कर रहा था वही मेजर करेगा या कुछ गलत मेजर करेगा? डिफरेंस आएगा ना? कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ना? उसी एरर को हम गलती कहते हैं, और जब इंजीनियरिंग की भाषा में जाते हैं तो उसी का टॉलरेंस नाम हो जाता है। अब समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कंपनी को कि हमको ये पेन मैन्युफैक्चर करके दे दो 100 यूनिट, क्लियर है? तो जब हम 100 यूनिट देंगे, हम कह रहे हैं कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो जब भी हम उसको रीडिंग देंगे ना तो पता है कैसे देंगे? 10 ± 0.1। इसका मतलब क्या है कि ये 10 में अगर 0.1 ज्यादा हो गया या 0.1 कम हो गया तो चल जाएगा। क्लियर है? पक्का? अगर यही 0.2 ज्यादा हो गया तो मैं कह दूंगा भैया ये मेरे काम का नहीं है, इसको फेंक दो, ये डिफेक्टेड आइटम। बात समझ रहे हो? दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट होता ही नहीं है जो आइडियल कैलकुलेशन पर बने। समझ आए? टेस्ला कंपनी का नाम सुनो। टेस्ला के गियर्स आते हैं जो माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी रखते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर तक का। मेरा छोटा भाई है, वो इसके पहले जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी टेस्ला का गियर बनाती थी। तो जब वो गियर बनाती है तो इतना टॉलरेंस लिया जाता है, समझ रहे हो ना? तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी मिल रही है 15 लाख रुपए की, कोई गाड़ी मिल रही है 1 करोड़ रुपए की, तो कहीं ना कहीं तो फर्क होगा। और वो सबसे बड़ा फर्क, जैसे फीचर का तो जो है वो है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है जब आप बहुत एक्यूरेट हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जितना ज्यादा आइडियल कैलकुलेशन आप चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे कि आपके मशीन में कम से कम एरर आए। जीरो एरर तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई मशीन बिना फ्रिक्शन के तो चलेगी ही नहीं। अरे बात समझ रहे हो ना? तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही आएगा। बस अब यही बात है कि आप कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं। जितना एरर हम टॉलरेट कर सकते हैं उसी का नाम है टॉलरेंस, और उसी एरर के मेजरमेंट को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। ये जो मेजरमेंट है, जो पहला नंबर लिखा होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे क्लियर? और ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है? एरर। अरे क्लियर?
मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई एक चीज बनाई है 10 प्लस माइनस 0.1 का, मतलब वो हो सकता है 9.9 से लेकर 10.1 के बीच में। बराबर पल्ले पड़ रही है बात? पक्का ना? यही एरर है, इसी एरर को हम यहां पर कंसीडर करेंगे, इसी एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लैरिटी है? तो जब एरर की बात करी जाती है, जब एरर की बात करी जाती है, तो जो सबसे पहला एरर निकल के आता है उसका नाम होता है भैया एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम होता है? एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला एरर कौन सा है भैया? एब्सोल्यूट एरर। अरे क्लियर है? उसके बाद दूसरा एरर जो होता है उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। और तीसरा जो एरर होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं भैया? रिलेटिव एरर। और चौथा एरर है परसेंटेज एरर। तो इसी में रिलेटिव एरर में अगर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। अरे क्लैरिटी है? बोलो भैया बात समझ आ रही है? पक्का? चले आगे बढ़े। अब समझिएगा, हमने कहा कि ये एक रॉड है, देखिएगा, एनेबल टू आइडेंटिफाई। ओके, मान लीजिए हमने कहा कि ये अपने पास एक रॉड है। क्लियर? इस रॉड को हमने मेजर करने के लिए भेजा, मान लो 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 5 लोग गए और मैंने कहा कि डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करके आना है। डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करके आना है। तो एक भाई साहब गए, उन्होंने मेजर किया 10.01। क्लियर है? एक गए, उन्होंने कहा ये 10.02 है। एक गए, उन्होंने कहा नहीं ये 9.98 है। एक गए, उन्होंने कहा ना सर ये 9.99 है। एक जन गए, उन्होंने कहा कि सर ये 10.00 है। क्लियर है? 5 लोग हो गए। अब मैं क्या मानूं किसकी रीडिंग सही है? क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब का एक एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता ना कौन सही है। अरे क्लैरिटी है? ऐसा नहीं होगा कि अच्छा 3 लोग सेम रीडिंग लेके आए हैं तो 3 लोग का सही होगा। मेजॉरिटी विंस, चुनाव नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमेशा क्या होगा? एवरेज। क्या निकाला जाएगा? तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होती है भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लैरिटी है? एवरेज क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एवरेज निकालने आता है। क्या होगा? 5 लोग गए हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A डिवाइडेड बाई। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो देखो यहां पे क्या करोगे। 10.01, 10.02, 9.98, 9.99, अरे क्लियर है, प्लस 10.00 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है ना? पक्का? अब इन सबको जोड़ो, क्या मिलेगा? 50 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5। 50.00 डिवाइडेड बाई 5 कितना मिला? 10.00। अरे क्लियर है? 10.00। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम मान लेंगे कि यही सही वैल्यू है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि किसने कितनी गलती करी। तो पहले वाले ने कितनी गलती करी? डेल्टा A1। डेल्टा A1 कितना किया? 10 माइनस, ऐसे लिखा जाता है इसको, फॉर्मूला होता है डेल्टा ए निकालने का, एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला होता है ए मीन माइनस A1। ए मीन माइनस A1 और बाहर लगा होता है मॉड। बाहर क्या लगा होगा? मॉड। अब समझो ए मीन का वैल्यू कितना है? ए मीन का वैल्यू कितना है? 10.01, 10.00, 10.00 माइनस 10.01 क्या मिलेगा? 0.01। यही तो मिलेगा, प्लस में कि माइनस में। आंसर किस में आया? नेगेटिव। लेकिन बाहर क्या लगा है? मॉड। इसका मतलब क्या हो गया? 0.01। ध्यान से सुनना, इसका भी मतलब समझाऊंगा क्यों ऐसा करते हैं। डेल्टा A2 पे आ जाओगे तो क्या मिलेगा? 10.00 माइनस 10.02। अरे क्लियर है? तो क्या मिलेगा? 0.02। ये नेगेटिव मत समझ लेना, गलती से पेन टच हो गया। 0.02। अच्छा डेल्टा A3 निकालोगे तो 10.00 माइनस 9.98 क्या बचेगा? 0.02। अच्छा डेल्टा A4 निकालोगे तो 10.00 माइनस 9.9, ये क्या बचा?
0.01, 0.01। अरे क्लैरिटी है, चले आगे बढ़े, पक्का भाई। अच्छा डेल्टा A5 10.00 माइनस 10.00 कितना हो गया? 0.00। क्लैरिटी है? समझो इसके प्लस होने के पीछे कारण क्या है, कोई बताएगा? ये वैल्यू को भी हम प्लस क्यों लिख रहे हैं? गणित मत कहना सर क्योंकि मॉड लगा है। सोचो अभी हम जब एक्सप्रेशन लिखे थे 10 प्लस माइनस 0.1, अरे कहीं कम भी तो है, कहीं एक्स्ट्रा है, कहीं कम भी है। तो हम वही तो कह रहे हैं कि अगर हम आपको ये डेटा दे दें, ये डेटा दे दें, ये डेटा ना दें, तो आप बता पाएंगे किसने ज्यादा गलती करी है, किसने किसने टॉलरेंस के ऊपर मेजर किया है, किसने नीचे, एब्सोल्यूट के ऊपर किसने मेजर किया, एब्सोल्यूट के नीचे? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे ना, और हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हम मेजर कर रहे हैं इसका नाम क्या है? एरर। क्या है भैया? हिंदी में क्या कहते हैं? गलती। ज्यादा बड़ी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पाप। अरे कहते हैं ना, और पाप का घड़ा कभी खाली। अरे क्लैरिटी है ना? पाप का घड़ा हमेशा भरेगा। गलती तो गलती है, ऐसे थोड़ी एक गाल खींच के थप्पड़ मार, रुको रुको दूसरे वाले मार के बैलेंस कर देते हैं। अबे होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना। पक्का क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? चाहे आप एब्सोल्यूट के ऊपर मेजर कर रहे हो तब भी आप गलती कर रहे हो, और चाहे आप नीचे मेजर कर रहे हो तब भी आप गलती कर रहे हो, और एक गलती में से दूसरी गलती घटाई नहीं जाती। अरे समझ रहे हो ना? याद रखेंगे, पाप का घड़ा कभी खाली, एरर्स कभी नेगेटिव नहीं हो। हाँ, रिप्रेजेंट करने में पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का बेसिक सा मतलब इतना ही है कि एब्सोल्यूट से या तो इतना ज्यादा या तो इतना कम। क्लियर है? बात जो हम बोल रहे हैं वो पहुंच रहा है? पक्का ना? तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर। क्या मिल गया? पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.0। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, पांचवें वाले का 0.00। अब मान लो ये 5 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। क्लियर है? मैं इन 5 लोग का नेता हूं, और मेरे ऊपर मेरा कोई बॉस बैठा है और मुझे उसको एक रीडिंग देनी है। क्लियर है? तो मैं ये सबकी अलग अलग गलती थोड़ी दूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बात समझ रहे हो ना? फिर मैं क्या दूंगा? एक ऐसा रीडिंग, एक ऐसा एरर जो सबका कॉमन बन जाए, जो मुझे प्रेजेंट करे, मेरे 5 लोग को ना प्रेजेंट करे। ये ना हो कि ये वाले ने ज्यादा गलत किया था, ये वाले ने कम गलत किया था ना, वो उसका डिसीजन मैं लूंगा। मेरा जो ऊपर बैठा हुआ है वो किसका डिसीजन लेगा? मेरी गलती का। अरे बात समझ आ रही है ना? तो वो मेरी गलती क्या देखेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या देखेगा भैया? मीन एब्सोल्यूट एरर। पल्ले पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं क्या करूंगा? अपने 5 लोगों की जो गलतियां हैं उन गलतियों का एवरेज निकाल के अपने ऊपर वाले को पकड़ा दूंगा कि मेजरमेंट में इतना टॉलरेंस आ रहा है। क्या मिलेगा भैया? डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होगा सर? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। अरे क्लैरिटी है? डेल्टा A1 कितना है? 0.01, 0.02, 0.0, 0.02, 0.01, 0.00। अरे क्लैरिटी है? होल डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 5। एक ने पता है क्या किया? एक ने क्या हुनर दिखाया? सर पांचवें वाले ने तो कोई गलती करी नहीं थी, उसका तो 0.00 आया था, तो आपने उसका एवरेज क्यों निकाला? डिवाइड बाई 4 कर देना चाहिए था। ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा? भाई वो तो हिस्सा तो है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं उसने 0.00 किया है तो वो सही ही है। आइडियली वो भी सही नहीं है। क्लैरिटी है? इसी वजह से हम हमेशा एस्टिमेशन देते हैं। क्या देते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू। क्लियर है ना? तो देखो डेल्टा ए मीन क्या मिलेगा? डेल्टा ए मीन क्या मिलेगा? 0.02241516 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? कितना बनेगा ये? 0.012। क्या बात, 0.012। 12×5=60। ये तो था यार। पक्का क्लियर है ना? चलो भाई, अब क्या होगा? अब देखो, अब जो मैं रीडिंग दूंगा उसको मेजर करने का, वो पता है कौन सा रीडिंग होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है?
10.00, अरे यही तो है, एब्सोल्यूट वैल्यू यही तो निकल के आया था, प्लस माइनस 0.012। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब मैं जो रीडिंग दूंगा, जो रीडिंग मशीन में जाएगी, जो प्रोडक्ट बनाएगी, वो कौन सा रीडिंग होगा? जो इस रॉड को प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा रीडिंग होगा भैया? 10 उसकी लेंथ होगी, उसमें 0.012 ज्यादा हो सकता है या 0.012 कम हो सकता है। इससे ज्यादा एरर आया तो क्या मेरा प्रोडक्ट ठीक है या डिफेक्टेड है? उठा के फेंक दो बाहर। अरे बात समझ रहे हो? पक्का ना? चले आगे बढ़े। अभी रुको तो ये क्या मिल गया अपने को? रिलेटिव, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए अब इसके बाद लास्ट वाला क्या बचा अपने पास? रिलेटिव एरर। क्या बचा भैया? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है, मतलब जो मेजर्ड, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में हमने कितना गलती किया। हाँ वही। अब समझिए, जैसे आपको गलतियों में नंबर दिए जाते, हाय हाय सर ऊपर से टॉप मारता मैं तो। समझ रहे हैं कि नहीं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है अपने पास है? 10.00, और डेल्टा ए मीन कितना निकल के है? 0.012। क्लियर है? फील कर पा रहे हो कि नहीं? पक्का ना? अब ये बताएगा कि तुमने कितना रिलेटिव एरर किया, मतलब कितना किया, सोच के बताओ तो। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें दोनों तरफ, तो क्या इसका रिलेटिव एरर कितना निकल के आएगा? बोलो तो। 0.012। अरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0.0012। अरे आया कि नहीं? आया कि नहीं? अच्छा, परसेंटेज एरर कह देता तो? परसेंटेज निकालते हो ना? अब जैसे मान लो तुम 48 नंबर पाए गलती में 50 में से, 50 में से 48 नंबर पाए गलती में, गलती में मतलब दो ही सही कर पाए, तो कितना परसेंट एरर हुआ? 98% एरर। पगले क्या, दो से मल्टीप्लाई भी करने नहीं आ रहा है? 96%। अरे 50 में से 48 नंबर अगर सही के तुम पाए तो तुम्हारे 96% नंबर बने कि नहीं बने? वही तो गलती है ना यार। अरे क्लियर है? तो क्या करते हैं, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो क्या बना भैया? क्या बना भैया? 0.12%। अरे क्लैरिटी? क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? तो ऐसे सवाल आएंगे तो कर नहीं पाओगे। अब मान लो हम तुमसे कहे 5 लोगों ने कोई रीडिंग मेजर करी, 5.50, 5.58, 5.48, 5.49, 5.51, 5.52। लो भैया, अब हम कह रहे हैं बताइए, हम आपसे क्या कह दिए, बताइए कि एब्सोल्यूट एरर्स कितने होंगे? क्या पूछ लिया भैया? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पूछ लिया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा पूछ लिया रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और चौथा पूछ लिया परसेंटेज एरर। अरे क्लैरिटी है? कर पाओगे क्या? कर लोगे भाई साहब? पढ़ लिख के कुछ अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा? बांधे रहिएगा ये कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? टूटना नहीं चाहिए बस, ठीक? तो एंजॉय करिए, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए और मन लगा के फिजिक्स पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास किसकी है? वीटी सर की? तो बिल्कुल होगी भाई।
पा रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तुमको सही से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर है क्या, ठीक है, क्लास का टाइम टेबल्स तुमको इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, या अगर कोई नोट्स मिलना है, क्लास के एंड पे कुछ भी मिलना है, वो तुमको सही से मिल रहा है, तुम्हारे पास मतलब सफिशिएंट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स ये सब अवेलेबल है कि नहीं है, जो भी चीज तुमको तैयारी करने के लिए चाहिए, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो एक अभी वो फीडबैक फॉर्म का वो लिंक है, ठीक है, सेम जिसमें तुम लोगों ने भरा था उसमें मैंने ये क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। तो देखो हमारा कैसे काम करता है ना, हम लोग फीडबैक पे काम करते हैं, ठीक है, ऐसे रैंडम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए तुमसे कुछ भी, तो उसमें काम नहीं हो पाता है, वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है, ठीक है, तो टू मेक इट मोर इफिशिएंट, प्लीज तुम उस फीडबैक फॉर्म को भरो और उसके रिमार्क्स में ये चीज लिखो कि ये चीज नहीं है मेरे पास, मैं तुमको बता रहा हूँ 2 से 3 दिन में वो चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है, लेकिन प्लीज उसमें लिखो, ठीक है, जितना खराब लिख सकते हो लिखो, ठीक है, हम उतना 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 बेटर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा डे 1 से लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर रहे, तो प्लीज जेन्युइन फीडबैक देना, ठीक है, कुछ एग्जैगरेट करके मत देना, ठीक है, मतलब जो चीज नहीं है उसको ट्रूली उसको मतलब सेट कर दो कि हाँ ये चीज नहीं मिल रहा है मुझे, ये चीज नहीं होने की वजह से मेरे तैयारी होने में इस चीज की बाधा आ रही है, ठीक है, मुझे ये चाहिए कि तुम लोग जो भी लोग पढ़ने आ रहे हो या तुम लोग तैयारी में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना तुम्हारे मेहनत पे है, टीचर के पढ़ाई पे है, ठीक है, और लग तो है, ठीक है, बट द थिंग इज कि तुम्हारे तैयारी होने में कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं आगे फिर तुम लोग से 1 to 1 बात करता हूँ, अब ये फीडबैक फॉर्म में लिख देना तुम लोग, ठीक है, आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ।